एक अनाथ लड़का, जेब में एक पैसा तक नहीं, लेकिन आंखों में एक ऐसा सपना जो नामुमकिन लगता था, दुनिया की सबसे बेहतरीन घड़ियां बनाने का। पर क्या सच में कोई बिना पैसे, बिना सहारे, सिर्फ अपने जुनून के दम पर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है? ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। ये लड़का और कोई नहीं, बल्कि रोलेक्स के फाउंडर हंस विल्सडॉर्फ थे। आज रोलेक्स सिर्फ एक घड़ी नहीं, बल्कि पावर, क्लास और लग्जरी का प्रतीक है। हर साल 80,000 करोड़ रुपए की घड़ियां बिकती हैं। पर सबसे बड़ा सवाल, कैसे एक अनाथ बच्चा जिसने गरीबी देखी, संघर्ष किया, उसने दुनिया का सबसे भरोसेमंद और महंगा ब्रांड खड़ा कर दिया? क्या उसकी सफलता किस्मत थी या कुछ और? साल था 1881। एक साधारण परिवार में जन्मे हंस के माता पिता लोहे का व्यापार चलाते थे। परिवार की स्थिति ठीक ठाक थी, लेकिन जब हंस 12 साल का हुआ तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। पहले उसकी माँ बीमार पड़ी और 1992 में चल बसी। जैसे यह सदमा कम था, एक साल बाद पिता की भी मौत हो गई। एक पल में ही हंस और उसके 2 भाई बहन अनाथ हो गए। सोचिए, एक बच्चा जिसकी उम्र खेलने कूदने की होती है, उसे इतनी छोटी उम्र में ही जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द झेलना पड़ा। हंस और उसके भाई बहन को उनकी मामा ने गोद ले लिया। परिवार का बिजनेस बेच दिया गया और उन पैसों से हंस को एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल अर्नेस्टिनम कोबर्ग भेज दिया गया। बाहर से देखने में यह एक सुनहरा मौका लग सकता था, लेकिन हंस के लिए यह जगह किसी कैद खाने से कम नहीं थी। अकेलापन, अनजान शहर और ताने। हंस को वहां बाहरी समझा जाता था और उसके धर्म की वजह से दूसरे लड़के उसे चिढ़ाते थे। हर दिन कीचड़ से भरी सड़कों पर चलते हुए, हर रात अकेले अपने तकिए में आंसू बहाते हुए वह सोचता, क्यों मुझे मेरे माता पिता छोड़कर चले गए। पर हंस ने हार नहीं मानी। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। एक फैसला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे उसने स्कूल पर ध्यान देना शुरू किया। गणित और भाषाओं में उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। वह घंटों किताबों में डूबा रहता, खुद को साबित करने के लिए। फ्रेंच और इंग्लिश सीखना शुरू किया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि एक दिन ये भाषाएं उसके काम आएंगी। इसी दौरान उसकी दोस्ती एक स्विस लड़के से हुई, जो अक्सर ले शो दे फों, स्विट्जरलैंड का एक शहर, की कहानियां सुनाया करता था। वो शहर जहां दुनिया की सबसे बेहतरीन घड़ियां बनती हैं। हंस मंत्रमुग्ध होकर उसकी बातें सुना करता। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मंजिल क्या हो सकती है। एक दिन हंस ने खुद से कहा, बस बहुत हुआ। वह अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। 19 साल की उम्र में उसने जर्मनी छोड़ने और स्विट्जरलैंड जाने का फैसला किया, ये जाने बिना कि यह कदम उसकी तकदीर को हमेशा के लिए बदल देगा। जेनेवा पहुंचकर हंस ने एक इंटरनेशनल पर्ल एक्सपोर्टिंग कंपनी में काम करना शुरू किया। यह कंपनी मोती खरीदती, उनकी ग्रेडिंग करती और फिर ज्वेलर्स को बेचती। उसने गौर किया कि यह कंपनी खुद कुछ बनाती नहीं थी, फिर भी जबरदस्त मुनाफा कमा रही थी। यह उसके लिए एक बड़ा सबक था। बिजनेस का असली खेल प्रोडक्ट से ज्यादा मार्केटिंग और ब्रांडिंग में है। वह दिन रात इस बिजनेस की बारीकियां सीखने में जुटा रहा। जल्द ही उसके पास अच्छी सैलरी और आरामदायक जिंदगी थी। लेकिन क्या हंस यहीं रुकने वाला था? एक दिन हंस को एक पुराने दोस्त का खत मिला। दोस्त ने उसे कुनो कॉटन नाम की एक प्रतिष्ठित घड़ी बनाने वाली कंपनी में नौकरी ऑफर की थी। ये वही कंपनी थी जो हर साल 10 लाख स्विस फ्रैंक की पॉकेट वॉचेस बेचती थी और खुद भी घड़ियों का उत्पादन करती थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, यह कंपनी ले शो दे फों में थी, वही जगह जिसके बारे में उसने स्कूल में पहली बार सुना था। अब हंस के सामने एक मुश्किल फैसला था। जहां वह काम कर रहा था वहां पैसा अच्छा था, स्थिरता थी और आराम था, लेकिन वहां कोई इनोवेशन नहीं था, कोई क्रिएटिविटी नहीं थी। दूसरी ओर ले शो दे फों का ऑफर था, वो जगह जहां घड़ियों की धड़कन बसती थी। और हंस ने अपने दिल की सुनी। 1900 में उसने सब कुछ छोड़कर ले शो दे फों जाने का फैसला किया। इस नई कंपनी में हंस को इंग्लिश कॉरेस्पॉन्डेंट और क्लर्क की नौकरी मिली। वह अंग्रेजी अच्छे से लिख और पढ़ सकता था, जो उसने बोर्डिंग स्कूल में सीखी थी। महीने की सैलरी 80 स्विस फ्रैंक थी। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन सीखने का मौका अनमोल था। लेकिन उसका काम सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं था। उसे हर दिन सैकड़ों पॉकेट वॉच को घुमाकर चेक करना पड़ता था कि वे सही समय दिखा रही हैं या नहीं। हर टिक टिक के साथ वह घड़ियों की दुनिया के बारे में नई नई बातें सीख रहा था। जब हंस ने सोचा कि अब वह सही राह पर है, तकदीर ने फिर करवट ली। सिर्फ 2 साल बाद उसे जर्मनी लौटना पड़ा, आर्मी सर्विस के लिए। जब हंस ने सेना में अपनी सेवा पूरी कर ली, वह वापस वॉच इंडस्ट्री में लौटने के लिए बेचैन था। 22 साल की उम्र में उसने लंदन जाने का फैसला किया। लंदन में उसने एक और हाई क्वालिटी वॉच कंपनी में काम करना शुरू किया। इस बार उसकी जिम्मेदारी और भी बड़ी थी, कंपनी की सेल्स बढ़ाना, और हंस ने यह कर दिखाया। सिर्फ 2 सालों में उसने कंपनी के लिए नए क्लाइंट्स ढूंढे और उनकी सेल्स को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया। लेकिन अब हंस सिर्फ दूसरों की घड़ियां बेचने में नहीं, बल्कि अपनी खुद की घड़ी बनाने में दिलचस्पी लेने लगा था। एक शाम हंस विल्सडॉर्फ अपने बहनोई अल्फ्रेड जेम्स डेविस के साथ बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारों की हल्की चादर बिछ चुकी थी। वे जिंदगी, भविष्य और अपने सपनों के बारे में बात कर रहे थे। हंस ने अल्फ्रेड की आंखों में देखा और कहा, मुझे यकीन है कि मैं अपनी खुद की घड़ी कंपनी खोल सकता हूँ, बस
मुझे थोड़ी मदद चाहिए। अल्फ्रेड के पास पैसा था और वह जानता था कि हंस घड़ियों को लेकर कितना जुनूनी है। एक 22 साल के लड़के के लिए यह सपना बहुत बड़ा था, लेकिन हंस की आंखों में एक अलग चमक थी, वो चमक जो किसी भी महान बिजनेसमैन में होती है। कुछ देर सोचने के बाद अल्फ्रेड ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, चलो मैं तुम्हारे सपने में इन्वेस्ट करता हूँ। 1905 में दोनों ने मिलकर विल्सडॉर्फ एंड डेविस लिमिटेड की शुरुआत की। ये वही कंपनी जो कुछ सालों बाद रोलेक्स बनने वाली थी। शुरुआती दिनों में हंस और अल्फ्रेड ने स्विट्जरलैंड की मशहूर वॉच कंपनी हर्मन एगलर के साथ साझेदारी की। उन्होंने स्विट्जरलैंड से घड़ी के मूवमेंट्स मशीन मंगवाने शुरू किए, फिर उन्हें इंग्लैंड में वॉच केस में फिट करके बाजार में बेचना शुरू किया। उन्होंने बिजनेस को मजबूत बनाने के लिए स्विट्जरलैंड के बियन शहर में अपना ऑफिस भी खोला, जिससे उनकी पार्टनरशिप और भी मजबूत हो गई। धीरे धीरे उनकी कंपनी अच्छी, सटीक और किफायती घड़ियों के लिए मशहूर होने लगी। लेकिन हंस को एक चीज खटक रही थी। उस समय पॉकेट वॉच का दौर था। रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी को सिर्फ महिलाओं का गहना माना जाता था और पुरुषों के लिए यह बहुत छोटा और असुविधाजनक समझा जाता था। हंस को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर बार जब वह समय देखने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता, उसे लगता, यह कितना बेकार तरीका है, क्या समय देखने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। लोग कहते थे रिस्ट वॉच कभी भी पॉकेट वॉच की जगह नहीं ले सकती, लेकिन हंस के दिमाग में एक क्रांतिकारी आइडिया आ चुका था। हंस को यकीन था कि रिस्ट वॉच ही भविष्य है। 1914 में उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि पॉकेट वॉच पूरी तरह गायब हो जाएंगी और उनकी जगह कलाई घड़ियां ले लेंगी। लेकिन एक समस्या थी, उस समय की रिस्ट वॉच ज्यादा सटीक नहीं थी। वे या तो धीमी चलती थीं या तेज, क्योंकि उनकी मशीन पॉकेट वॉच के मुकाबले बहुत छोटी होती थी। हंस ने पूरे यूरोप की यात्रा शुरू की। वह हर मशहूर वॉचमेकर से मिला, उनकी बारीकियों को समझा और सीखता चला गया। वह चाहता था कि रिस्ट वॉच सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट न हो, बल्कि इतनी सटीक हो कि दुनिया उस पर भरोसा कर सके। उसने अपने बनाए हर नए मॉडल में क्वालिटी और परफेक्शन को बेहतर किया। धीरे धीरे उनकी कंपनी को पहचान मिलने लगी। 1908 तक विल्सडॉर्फ एंड डेविस इंग्लैंड की टॉप वॉच कंपनियों में गिनी जाने लगी। लेकिन अभी असली जंग बाकी थी। अब हंस को न सिर्फ रिस्ट वॉच को दुनिया में पॉपुलर करना था, बल्कि उसे इतना परफेक्ट बनाना था कि लोग पॉकेट वॉच को भूल जाएं। लेकिन उसकी कंपनी का नाम विल्सडॉर्फ एंड डेविस कुछ खास नहीं था। मुझे ऐसा नाम चाहिए जो क्लास को परिभाषित करे, जो छोटा हो, आकर्षक हो और हर भाषा में आसानी से बोला जा सके। हंस ने घंटों तक अक्षरों को मिलाया, शब्दों को जोड़ा, हटाया, फिर से सोचा। वह चाहता था कि यह नाम इतना छोटा हो कि आसानी से घड़ी के डायल पर फिट हो जाए, लेकिन इतना बड़ा हो कि पूरी दुनिया उसे याद रखे। आखिरकार 1908 में एक शब्द उसके दिमाग में चमका, रोलेक्स। जैसे ही उसने इसे बोला, उसे एहसास हुआ, यही है, यही परफेक्ट है। कुछ ही दिनों बाद रोलेक्स नाम को आधिकारिक रूप से ट्रेडमार्क कर दिया गया। रोलेक्स की घड़ियां शानदार क्वालिटी और स्टाइल के लिए जानी जाने लगी। लेकिन फिर पहला विश्व युद्ध छिड़ गया। कई कंपनियां बंद हो गईं, बिजनेस ठप हो गए, लेकिन रोलेक्स न सिर्फ बचा बल्कि और भी मशहूर हो गया। सेना को अब जेब से पॉकेट वॉच निकालने का झंझट नहीं चाहिए था। सटीक समय दिखाने वाली मजबूत और भरोसेमंद कलाई घड़ी की जरूरत थी, और इसमें रोलेक्स पूरी तरह खरा उतरा। 1914 तक रोलेक्स इतना बड़ा बन चुका था कि लंदन में उनके ऑफिस में 60 लोग काम कर रहे थे। लेकिन हंस की नजरें सिर्फ बिजनेस पर नहीं, परफेक्शन पर भी थीं। उसी साल रोलेक्स ने स्विट्जरलैंड की पहली क्रोनोमीटर रेटिंग जीती। इसके बाद लंदन के क्यू ऑब्जर्वेटरी ने रोलेक्स को क्लास ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रिसिशन से सम्मानित किया। अब रोलेक्स कोई आम घड़ी नहीं थी, यह दुनिया की सबसे भरोसेमंद घड़ी बन चुकी थी। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। 1914 में ब्रिटेन सरकार ने विदेशी व्यापार पर 33% भारी टैक्स लगा दिया। इसके अलावा युद्ध के कारण ब्रिटेन में जर्मनों को शक की नजरों से देखा जाने लगा, और हंस का नाम, हंस विल्सडॉर्फ, जो पूरी तरह जर्मन था, इसका असर पड़ने लगा। लोग रोलेक्स खरीदने से कतराने लगे। हंस को तुरंत कदम उठाना पड़ा। 1915 में उसने अपनी कंपनी का नाम विल्सडॉर्फ एंड डेविस से बदलकर रोलेक्स वॉच कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया। लेकिन इससे भी बड़ा कदम, उसने कंपनी का हेडक्वार्टर लंदन से स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर दिया, और 1919 में रोलेक्स पूरी तरह से जेनेवा चला गया, जहां आज भी इसका मुख्यालय है। अब रोलेक्स पूरी तरह स्विस घड़ी ब्रांड बन चुका था, और हंस का अगला मिशन दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाली घड़ी बनाना। हंस ने अपनी टीम को एक ही लक्ष्य दिया, हमें घड़ी का केस इतना मजबूत बनाना होगा कि वह धूल, पसीना, पानी, गर्मी और ठंड से भी सुरक्षित रहे। तभी रोलेक्स असली सटीकता के लिए जानी जाएगी। और फिर 1926 में रोलेक्स ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं सोचा था, दुनिया की पहली वाटरप्रूफ घड़ी, रोलेक्स ऑस्टर। रोलेक्स ने इतनी टाइट सीलिंग बनाई कि घड़ी के छोटे से छोटे हिस्से को पानी या धूल छू भी नहीं सकती थी। अब सवाल था,
दुनिया को कैसे बताया जाए कि यह सच में वाटरप्रूफ है। हंस ने इस घड़ी को लॉन्च करने के लिए इतिहास का सबसे क्रिएटिव तरीका सोचा। 1927 हंस विल्सडॉर्फ को एक अद्भुत खबर मिली। लंदन की मर्सिडीज ग्लाइडसे नाम की एक महिला ने दावा किया कि वह इंग्लिश चैनल को तैर कर पार कर सकती है। इंग्लिश चैनल वह खतरनाक समुद्री रास्ता जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 20.5 मील तक फैला था। कई लोग उसे झूठा कह रहे थे, कुछ ने तो कहा कि यह असंभव है, लेकिन मर्सिडीज ने ठान लिया था वह दुनिया को गलत साबित करके रहेगी। और हंस, उसे इसमें रोलेक्स के लिए एक मौका नजर आया। हंस ने मर्सिडीज को रोलेक्स ऑस्टर घड़ी पहनने के लिए मनाया और उसे उसकी गर्दन में एक लटकन की तरह पहनने को कहा। फिर शुरू हुई दुनिया की सबसे खतरनाक तैराकी। ठंडा पानी, तेज लहरें, हड्डियां जमा देने वाली ठंड। 10 घंटे तक वह तैरती रही, लेकिन फिर उसका शरीर ठंड से अकड़ गया और उसे बाहर निकालना पड़ा। पर कमाल की बात, मर्सिडीज पूरी दूरी तय नहीं कर पाई, लेकिन रोलेक्स ऑयस्टर ने कर दिखाया। 10 घंटे बर्फीले पानी में रहने के बावजूद घड़ी अब भी बिल्कुल सही समय दिखा रही थी। मर्सिडीज के साहसिक प्रयास और रोलेक्स की सफलता को भुनाने के लिए हंस ने लंदन के सबसे बड़े अखबार डेली मेल के फ्रंट पेज पर एक विज्ञापन छपवाया। लेकिन हंस यहीं नहीं रुका, उसने एक और जीनियस मार्केटिंग स्टंट किया। 1928 में हंस ने ब्रिटेन की टॉप मॉडल एवलिन ले के साथ रोलेक्स का प्रचार किया। उसने अपनी रोलेक्स ऑयस्टर को पानी से भरे कटोरे में पहनकर पोज दिया। रोलेक्स ने फिर से दुनिया को चौंका दिया। हंस विल्सडॉर्फ ने एक ऐसी घड़ी बना दी जो खुद ब खुद चार्ज होती थी। रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल, दुनिया की पहली वाटरप्रूफ और सेल्फ वाइंडिंग घड़ी। पहले रोलेक्स ऑयस्टर एक कमाल की उपलब्धि थी, लेकिन उसमें एक दिक्कत थी। हर बार घड़ी को मैन्युअली वाइंड करना पड़ता था और उसका केस इतना टाइट था कि इसे खोलना और बंद करना बहुत झंझट भरा काम था। लेकिन हंस ने इस समस्या का हल निकाल ही लिया। अब आपको घड़ी चार्ज करने की जरूरत नहीं थी, ये खुद ही चार्ज होती थी। ये एक सपना था जिसे सदियों से पूरा करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ था सिवाय हंस के। 1934 से 1940 तक हंस ने रोलेक्स के बाहर भी कुछ हाई क्वालिटी घड़ियां बनाई, अपने ही नाम से ट्रेंडमार्क की। दूसरा विश्व युद्ध और रोलेक्स की सबसे मुश्किल परीक्षा। रोलेक्स को तगड़ा झटका लगा, एक्सपोर्ट करना मुश्किल और महंगा हो गया। हंस ने अपने करियर में कभी इतनी फ्रस्ट्रेशन महसूस नहीं की थी, लेकिन असली ट्रेजेडी अभी बाकी थी। 1944 में उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसने अपनी पत्नी की याद में विल्सडॉर्फ फाउंडेशन बनाई, एक चैरिटी जो आज भी चल रही है। और यही नहीं, मरने से पहले हंस ने रोलेक्स का 100% मालिकाना हक विल्सडॉर्फ फाउंडेशन को दे दिया। इसका मतलब रोलेक्स कभी किसी को बेचा नहीं जाएगा, कभी पब्लिक कंपनी नहीं बनेगा और कभी टैक्स नहीं देगा, क्योंकि यह एक चैरिटी के तहत आता है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, रोलेक्स की सफलता ने रफ्तार पकड़ ली। 1946 में 50,000 घड़ियां बिक चुकी थीं। सिर्फ एक साल बाद 1947 में यह संख्या दोगुनी होकर 1 लाख हो गई। 10 साल बाद अब घड़ी सिर्फ तारीख ही नहीं बल्कि पूरा दिन भी दिखाने लगी। आज भी ये दोनों घड़ियां दुनिया की सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली घड़ियों में से एक हैं। 1960 में हंस ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन रोलेक्स को उसने अमर बना दिया था। अब रोलेक्स सिर्फ घड़ी नहीं थी, यह लग्जरी और पावर का प्रतीक बन चुकी थी। एक अनाथ लड़का जिसने कुछ नहीं से शुरुआत की, आज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित घड़ी बनाने का श्रेय उसी को जाता है। हंस विल्सडॉर्फ ने घड़ी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया और उसकी कहानी हर रोलेक्स पहनने वाले के साथ जिंदा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें।